हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोहलबर्ग के सिद्धांत की, जो उन्होंने मॉरलिटी का सिद्धांत दिया उसके बारे में हम बात करेंगे। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोनों ही पेपर में ये थ्योरी पूछी जाती है। एक ही शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन पूछ लेता है इस एक अकेले मॉरलिटी चैप्टर से। तो सबसे पहले हम इनके तीनों लेवल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम 6 स्टेजेस के बारे में जानेंगे। उसके बाद 1 से 2 क्वेश्चन डिस्कस करके वीडियो को एंड कर देंगे। क्वेश्चन इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन पेपर में पूछता कैसा है। तो ये आपको कोहलबर्ग की पिक्चर दिख रही होगी। ये अमेरिका के निवासी थे, अमेरिका के रहने वाले थे। ये आपके सीटेट में नहीं पूछता है, बट हम आपके नॉलेज के लिए आपको बता दे रहे हैं। इन्होंने नैतिक विकास पे, नैतिकता पे काम किया। कुछ 14 से 15 साल तक इन्होंने इस थ्योरी पे काम किया। यदि पूछता है पेपर में कि सबसे पहले नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो पियाजे ने। यदि सबसे पहले लिख के पूछता है तो, नहीं तो सीधा कोहलबर्ग ने दिया था। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया उसमें इन्होंने 14 से 16 साल के बच्चों को ही लिया था, लड़कों को ही लिया था, लड़कियों को नहीं लिया था। इसके लिए इनकी ही एक शिष्य थी कैरिल गैलीलियो, जिन्होंने इसकी आलोचना कर दी थी, जिन्होंने कहा कि इस सिद्धांत में सिर्फ लड़कों को ही लिया गया, लड़कियों को नहीं लिया गया, उनकी उपेक्षा की गई, नारीवाद जैसी बातें की गई है। नैतिकता क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो सही और गलत के बारे में निर्णय लेना और सही और गलत के बारे में समझना ही क्या कहलाता है, नैतिकता कहलाती है। जैसे लोग कहते हैं गाली देना गलत बात होती है, किसी को प्रणाम करना, नमस्ते करना सही बात होती है। तो ये क्या है, यही नैतिकता होती है। ये हमें कौन सिखाता है, तो ये सारी बातें हमें हमारे माता पिता, भाई बहन, बड़े सिखाते हैं। फिर एक शब्द होता है इसमें, नैतिक दुविधा। क्या है, दुविधा। ये शब्द अभी आपको पूरे अच्छे से समझ में आएंगे कि इन शब्दों का मतलब क्या है, क्योंकि ये शब्द के अर्थ और इनका मतलब आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आधे से ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दुविधा क्या होती है, दो या दो से अलग वस्तुओं के बारे में निर्णय लेना। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं तो आपको 2 टी-शर्ट पसंद आती है, एक रेड कलर की और एक येलो कलर की। आप सही और गलत, रेड और येलो में जो एक लेते हैं वही क्या कहलाती है, दुविधा कहलाती है। क्या कहलाती है, दुविधा कहलाती है। इसी को, दुविधा को इंग्लिश में डिलेमा कहते हैं, डिलेमा। अब तर्कड़ा क्या होती है, सही और गलत के बारे में जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस होती है वही क्या कहलाती है, तर्कड़ा कहलाती है, रीजनिंग कहलाती है। नैतिकता क्या, सही और गलत के बारे में जानना। नैतिक दुविधा क्या होती है, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के बारे में जब हम निर्णय लेते हैं वो क्या कहलाती है, दुविधा कहलाती है। तर्कड़ा क्या होती है, सही और गलत के बारे में जो हम थिंकिंग करते हैं, थिंकिंग प्रोसेस हमारी होती है वही। जैसे आपके माता पिता हैं, किसी में कोई अनबन हुआ तो आप निर्णय नहीं कर पाते हैं कि मम्मी सही है या पापा सही है, तो ये क्या कहलाती है, नैतिक तर्कड़ा कहलाती है, रीजनिंग कहलाती है। ये जो पिक्चर अब आपको हम दिखाएंगे, जो एक हिंज नाम की एक महिला रहती है, वो बीमार होती है और उसका पति क्या होता है, एक शॉप पे जाता है दवाई लेने के लिए। तो जो मेडिकल वाला होता है, शॉप वाला होता है, उस दवाई के कुछ ज्यादा ही पैसे मांगने लगता है। तो हिंज क्या कहता है कि इतने पैसे मेरे पास नहीं है, या मैं इतने पैसे नहीं दे सकता हूं, मुझे कम पैसों में दवाई दे दो। क्यों मांगता है, क्योंकि उस दवाई से ही उसकी बीवी ठीक होती। यदि वो दवाई अपनी बीवी को नहीं देगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। बट वो शॉप वाला क्या कहता है कि मैं ये दवाई इतने कम पैसे में नहीं दे सकता हूं, यदि नहीं देगा वो दवाई तो उसकी बीवी क्या होगी, मर जाएगी। इसके लिए हिंज क्या करता है, एक दुविधा में पड़ जाता है कि वो दवाई, उसके पास दवाई के पूरे पैसे नहीं रहते और यदि वो दवाई नहीं लेता है तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो वो जान नहीं पाता है कि मैं दवाई परचेज करूं या दवाई की चोरी कर लूं। फिर वो
क्या करता है, नैतिक तर्कड़ा के बीच में बच जाता है, सही और गलत नैतिकता के बारे में बच जाता है कि सही करूं या गलत करूं। फिर वो क्या करता है, उस दवाई की चोरी कर लेता है। तो जो एक कोहलबर्ग थे, उन्होंने जो अपने सिद्धांत में 14 से 16 साल के बच्चों को लिया, उन बच्चों से ही वो पूछते हैं कि बताओ हिंज ने सही किया या गलत किया। इस हिंज की स्टोरी से ही इन्होंने इन 3 लेवल को निकाले और इन 3 लेवल से ही इन्होंने 6 स्टेजेस को निकाला, जिनसे पेपर में आपके बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, वो स्टोरी आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो एक बार आप अलग से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्टोरी इतनी ही है। तो सबसे पहला जो स्टेजेस इनका है, लेवल है, वो है पूर्व परंपरागत अवस्था, जो कि 4 से 10 साल का बच्चा होता है। इतनी कम उम्र के बच्चे को समझ नहीं होती है कि सही क्या है और गलत क्या है। इस पूर्व परंपरागत अवस्था को ही 2 स्टेजेस में बांट दिया गया। पहली स्टेजेस है दंड एवं आज्ञा पालन, मतलब बच्चे को पता रहता है कि मैं ये कुछ गलत करूंगा तो मुझे दंड मिलेगी, मेरे माता पिता द्वारा मुझे सजा दी जाएगी, मम्मी या पापा कोई भी मुझे मारेगा। फिर है आत्म अभिरुचि अवस्था, इसमें बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोच पाता है। यदि आपके घर में भी कोई बच्चा है, आपने उसे एक आइसक्रीम दी और कहा बेटा आप छोटे भाई को भी खिला दो, आप भी खा लो, बट वो बच्चा ऐसा नहीं करता है, क्योंकि इस स्टेज के बच्चों में उतनी समझ नहीं होती है, सिर्फ आत्म अभिरुचि अवस्था कही गई। फिर दूसरा लेवल इनका था उत्तर परंपराग्रस्त अवस्था, जो कि 10 से 13 वर्ष तक का था। इस परंपरागत अवस्था को भी 2 स्टेजेस में बांटा गया, एक अनुकरण अवस्था और दूसरा कानूनियों व्यवस्था। अनुकरण अवस्था में क्या करता है, जो समाज में देखता है बच्चा कि समाज में जैसे लोग रहते हैं, उन्हीं का क्या करता है, अनुकरण करता है। जैसे कोई बच्चा होता है, इसे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अवस्था भी कहते हैं। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, जैसे कोई समाज में या कोई बगल में ही बच्चा होता है, वो अच्छे मार्क्स से पास होता है, तो लोग बोलते हैं ना, देखो बेटा उसने अच्छे मार्क्स लाया और तुम्हारे मार्क्स कम है। तो बच्चा भी क्या करता है, उन चीजों का अनुकरण करता है, समाज का अनुकरण करता है। किस अवस्था का बच्चा, तो परंपरागत स्टेजेस का। फिर दूसरी है कानून एवं व्यवस्था अवस्था, मतलब बच्चा इसमें समझ जाता है कि जो कानून एवं व्यवस्था अवस्था होती है, इस अवस्था में पहुंचते पहुंचते कि यदि हम रोड पे चल रहे हैं, रेड लाइट जलेगी, हम क्रॉस करेंगे तो हमें सजा मिलेगी, हमें पनिशमेंट मिलेगा, हमें पे करना पड़ेगा। फिर है उत्तर परंपरागत अवस्था। उत्तर परंपरागत अवस्था जो होती है वो 13 वर्ष से एवं होती है, 13 वर्ष से ऊपर होती है। इसे भी 2 सिद्धांत दिए, 2 स्टेजेस में बांटा, एक सामाजिक अनुबंधन और एक सार्वभौमिक नैतिकता। सामाजिक अनुबंधन क्या होता है कि अपना भला, अपना भला, दूसरे का भला हो या ना हो, मतलब हिंज को चोरी कर लेनी चाहिए थी, चाहे शॉप वाले का नुकसान हो या ना हो, उसे मतलब अपने बारे में, अपनी बीवी के बारे में ही सोचना चाहिए था। दूसरा है सार्वभौमिक नैतिकता। सार्वभौमिक नैतिकता होती है मतलब हमारा भला हो या ना हो, पर आपका भला होना चाहिए। जैसे देशभक्त लोग होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। तो ये इनके तीनों स्टेजेस थे, सॉरी ये तीनों इनके लेवल थे और ये इनके 6 स्टेजेस थे। आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये 3 वर्ड हैं जिनके बारे में आपको हमने समझाया, नैतिकता क्या होती है, दुविधा क्या होती है और तर्कड़ा क्या होती है। इसे इंग्लिश में डिलेमा, इसे रीजनिंग, इसे मॉरलिटी कहते हैं। अब हम 1 से 2 क्वेश्चन ही डिस्कस करके आपके डाउट क्लियर कर देंगे। यदि नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, इस थ्योरी से रिलेटेड। क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। 1 2 3 4 करके 4 ऑप्शन दिया गया है, पूछ रहा है बच्चों में नैतिक विकास का। तो अभी हमने जब थ्योरी समझाया तब हमने आपको बताया कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने जो सिद्धांत दिए थे उसमें इन्होंने 10 से लेकर के 16 साल के बच्चों के ऊपर किया था।
ऑप्शन 1 है B.F. स्किनर, ऑप्शन 2 लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ही हमारा राइट आंसर है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने ही 16 साल तक के बच्चों पे अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मॉरल डेवलपमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी? 1 to 4 करके 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन 1 है प्रशंसा का संवेगों पर प्रभाव, ऑप्शन 2 है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ऑप्शन 3 है नैतिक तर्क का विकास। नैतिक तर्क, मॉरल डेवलपमेंट ही, मॉरल रीजनिंग ही इनके सिद्धांत का नाम है कोहलबर्ग के। इन्होंने बच्चों और वयस्कों से ही संबंधित विषय पे जांच की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा किस लिए की गई थी? जो कैरल गिलिगन इनकी शिष्य थी, उन्होंने जो आलोचना की थी उस किस टॉपिक पे की थी, किस विषय से संबंधित की थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। ऑप्शन 2 विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई है। ऑप्शन 3 है नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई। ऑप्शन 4 है वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई। ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर है कि जो कैरल गिलिगन थी, उन्होंने बताया था कि नैतिक तर्कड़ा का जो इन्होंने सिद्धांत दिया कोहलबर्ग ने, उसमें लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई थी। क्योंकि इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया मॉरल डेवलपमेंट का, इसमें सिर्फ इन्होंने लड़कों को ही लिया था, लड़कियों को नहीं लिया था। ये जो कैरल गिलिगन थी, ये इन्हीं की शिष्य थी, इन्होंने ही इनकी आलोचना की थी। तो आई थिंक आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।